तो वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस विद इन प्लांट किंगडम। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से हमारे पास पॉलिनेशन का टॉपिक भी लिंक्ड है, तो पहले फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस विद इन प्लांट्स। पहली है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और दूसरी होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब देखो, इसमें एक बात समझ लेना कि तस्वीर ज्यादा अच्छे तरीके से बात को बताती है। हमारे पास लेट सपोज फ्लावर्स मौजूद हैं, किसी प्लांट में, ये फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, इनके अंदर चीजें मौजूद है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से पोलन ग्रेन निकला और अपने ही फ्लावर को इसने फर्टिलाइज कर दिया, पोलन ग्रेन अपने ही प्लांट से निकला और अपने ही प्लांट पे जाके गिरा और उसको फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बना दिया, सीड बना दिया, फ्रूट बना दिया, तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर आपके पास पोलन ग्रेन निकला एक फ्लावर से और अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ भी इसने अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर ली, तो ये भी सेल्फ कहलाएगी। Either you fertilize your own flower or another flower of the same plant. This is known as self fertilization. अपने ही आपके साथ आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, इसमें वैरायटी आने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि अपने ही प्लांट अपने ऐसे के साथ ही क्रॉस कर रहा है, तो उसमें तो खास कोई वैरायटी आएगी नहीं। बात समझे? दूसरी तरफ अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं और वो पोलन ग्रेन्स जाके किसी दूसरे प्लांट को अपनी ही स्पीसी के फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें वैरायटी का चांस ज्यादा होता है। इसमें आगे लिख देता हूं मोर वैरायटी, और इसमें आगे लिख रहा हूं लेस वैरायटी। लेस वैरायटी, ज्यादा कम वैरायटी और ज्यादा वैरायटी। तो दोनों बातें याद रखिएगा, अपने ही फ्लावर को या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को और यहां किसी दूसरे प्लांट को। अब सवाल पैदा होता है, पीछे मैंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी दिखा देता हूं फिर बताता हूं। मैंने कहा था देखो यहां पर तमाम के तमाम जो 4 के 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, वो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स बना रहे होते हैं या स्पर्म्स बना रहे होते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ एक ही काम करता है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखो इन स्पर्म्स ने, इन पोलन ग्रेन्स ने मूव करके जाना है फ्रॉम प्लांट टू अनदर प्लांट। तो जब ये मूव करके जाएंगे तो इनके जाया होने का चांस भी है कि पानी में गिर गए, चले गए, या इधर उधर कहीं उड़ गए, अमेरिका चले गए, यहां से निकले थे तो जाया हो गए ना। तो अब चूंकि जाया होने का चांस ज्यादा है, तो अगर हम एक बनाएंगे तो एक तो हो गया जाया, बर्बाद, तो इसलिए हमें ज्यादा बनाने पड़ते हैं कि कुछ जाया हो जाए तो कुछ पहुंच तो जाए। या फीमेल के साथ ये मामला नहीं, क्योंकि फीमेल को तो एक ही जगह पे फिक्स रहना है और मेल्स को मूव करके आना है। तो चूंकि मेल्स को मूव करना है फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट मींस वी नीड मोर मेल सेल्स एज कंपेयर टू फीमेल सेल्स। बात क्लियर हो गई या कोई मसला है यहां तक भाई? हेलो हेलो बात हो रही है, समझ में आ रही है भाई? तो ये वाली बात हमारे पास फर्टिलाइजेशन है। अब अच्छा, अब ये जो पोलन ग्रेन्स उड़ के जा रहे हैं, इस उड़ने के अमल को हम आमतौर पे पॉलिनेशन भी कहते हैं। पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन व्हिच एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट दैट रिक्वायर्स डिस्पर्सल। अभी मैंने 3 जुमले एक साथ बोले, इनको जरा समझ लेना, मैं लिख भी देता हूं। पहली चीज क्या है? पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन का उड़ के जाना पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन उड़ के जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, और फ्रूट बनेगा तो फिर हम इसको करेंगे डिस्पर्स।
सीड को, फ्रूट को डिस्पर्स करेंगे, फैलाएंगे, ताकि और प्लांट्स निकलें और फ्लावर्स बने और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन और फ्रूट बने, फिर ये साइकिल चलती रहे। तो पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन व्हिच फॉर्म्स द फ्रूट दैट लेटर ऑन रिक्वायर्स डिस्पर्सल। क्लियर हो गई बात? ये पूरी साइकिल हमारे पास इस तरह से। फर्टिलाइजेशन तो हमने देख ली कि दो तरीके से हैं, या तो सेल्फ या क्रॉस। व्हाट अबाउट पॉलिनेशन? हम पोलन ग्रेन को कैसे पहुंचाएं आगे तक, ये भी बात जानना जरूरी है। तो पोलन ग्रेन को आगे तक पहुंचाने का सीन कुछ इस तरह से है कि पोलन ग्रेन्स को, अगर मैं बात करें पॉलिनेशन की, तो पोलन ग्रेन्स कैसे पहुंचेंगे भाई आगे तक, ये भी तो जानना जरूरी है। अब पोलन ग्रेन जब हमारे पास बन गए तो उसमें 3-4 चीजें हैं। पोलन ग्रेन या तो हवा के जरिए, या पानी के जरिए, या फिर पॉलिनेटर्स के जरिए। पॉलिनेटर्स कैन बी एनिमल्स और दे कैन बी इंसेक्ट्स। एनिमल्स और इंसेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 चीजें हमारे पास कॉमन हैं जो कि आपके पास पोलन ग्रेन्स को आगे पहुंचाने में हेल्प करती हैं। हवा चली फ्लावर के ऊपर से, पोलन ग्रेन डस्ट के साथ डस्ट की तरह उड़ गए। कोई प्लांट था आपके पास ऐसा जो पानी के किनारे बैठा हुआ था, तो उसके पोलन पानी के साथ फ्लोट करते हुए चले गए आगे दूसरे प्लांट के पास। पॉलिनेटर आमतौर पे मशहूर ज्यादा है। पॉलिनेटर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं? एनिमल्स के जरिए या इंसेक्ट्स के जरिए, यानी पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स इंसेक्ट या एनिमल्स है। पॉलिनेटर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे कॉमन चीज है वो हमिंग बर्ड का नाम शायद आपने सुना। जो लंबी सी चोंच होती है, वो उड़ती रहती है, वो नेक्टर पीती है फ्लावर्स के अंदर से। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड बिकॉज इट फीड्स ऑन नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। नेक्टर वो मीठा मीठा जो सिरप होता है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि वो हमिंग बर्ड आके अपनी चोंच उसमें डाले और जो एंथर्स लगे हुए हैं वो पोलन ग्रेन उसके मुंह पे लग जाए, और फिर वो स्मॉलेस्ट बर्ड इन द बर्ड वो उड़ के जाए दूसरे फ्लावर के पास, और वहां जब वो जाके टकराएगी, पानी पी रही होगी या वो जो नेक्टर पे फीड कर रही होगी हमिंग बर्ड, तो उसके मुंह पे लगे हुए पोलन ग्रेन्स जब टकराएंगे इधर उधर स्टिग्मा वगैरह के साथ, तो वो वहां जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से बटरफ्लाई का केस भी है कि बटरफ्लाई भी ऐसी करती है कि वो अपने साइफन को डालती है उसके अंदर स्टिग्मा में, या नेक्टर बर्ड्स हैं वहां पर, वहां से जब नेक्टर को फीड कर रही होती है तो उसके साथ जो लगे हुए एंड्रोशियम हुए या जो पोलन ग्रेन के सैक्स लगे हुए हैं वो उसकी मुंह पे लग जाते हैं, परों पे लग जाते हैं। वहां जब दूसरे प्लांट पे आके बैठती है तो वो अपने गिराती है, झाड़ती है, उससे वहां पर पॉलिनेशन का एक चांस बढ़ जाता है। मुझे ये बताओ विच वन इज गुड, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन? आपको अच्छा क्या लगता है? यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन अच्छी है, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन अच्छी चीज है? सर क्रॉस अच्छी है। वाई क्रॉस अच्छी है? क्रॉस अच्छी क्यों है? किसी को पता? क्रॉस एक तो कॉमन भी है और क्रॉस से वैरायटी बढ़ने का चांस होता है कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे कोई कैरेक्टर्स बेकार से हैं तो कोई दूसरे के साथ क्रॉस करोगे तो हो सकता है आपके ऑफस्प्रिंग के साथ जो है वो कोई अच्छे कैरेक्टर सामने आना शुरू हो जाए। तो ये एक चीज ये भी है ना। खैर, तो ये वाली तो बात हमारे पास हो गई। अब जब वंस वी आर डन विद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, देन उसके नतीजे में क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यानी सीड की फॉर्मेशन या फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। तो फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन कि सीड और फ्रूट में क्या क्या गेम पड़ा हुआ है, इसको भी जरा एक नजर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वंस यू आर डन विद पॉलिनेशन, हमें पता है कि हमारे पास ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, पिछली क्लास में बताई थी बात, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो सीड में कन्वर्जन वाला सीन है उसके अंदर क्या है कि उसमें याद रखिएगा कि सीड में आमतौर पे हमारे पास कुछ गिनी चुनी चीजें होती हैं, ज्यादा नहीं होती। इनसाइड द सीड वी हैव 3 थिंग्स और 4 थिंग्स समटाइम्स। पहले तो सीड का कोट है पहला। दूसरा पोर्शन, सीड के अंदर आपके पास आपका एम्ब्रियो है। तीसरी चीज, सीड के अंदर एंडोस्पर्म है। ये 3 मेजर चीजें होती हैं जो आपको सीड में आमतौर पे देखने को मिल रही होती हैं। अब इसी एम्ब्रियो से ही रिलेटेड एक और चीज भी है जिसको हम आमतौर पे कॉटिलेडन कहते हैं, तो उसको भी नाम याद कर लीजिए। वैसे इट्स समथिंग एसोसिएटेड विद द एम्ब्रियो, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो से हटके चीज होती है। एम्ब्रियो के अंदर तो अपने पास रूट्स एंड स्टेम्स एंड सारी चीजें होती है।
ये चार मेजर, तीन एंड देन एक और एडिशनल, वो आपके पास ये तीन चीजें, चार चीजें सीड का पार्ट होती हैं। सीड का कोट, उसके अंदर लिविंग स्ट्रक्चर एम्ब्रियो जो एग सेल स्पर्म से बना है, और एंडोस्पर्म जो पोलर सेल और स्पर्म से बना है, और कॉटलेडन विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जो बाद में अराइज होता है। इस तरह से मामला चलते हैं। नाउ अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कौन सी चीज किससे बनी हुई है, तो वो आपको सामने पता होनी चाहिए। देखिए हमारे पास जो सीड कोट है उसमें दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है टेस्टा और एक आपके पास होता है टेग्यूमिन। टेस्टा आउटर कवरिंग है और टेग्यूमिन इनर कवरिंग है। टेस्टा और टेग्यूमिन आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग। टेस्टा और टेग्यूमिन असल में बनते हैं इंटेग्यूमेंट से। ये देखो, ये देखो, ये हमने लिखा है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कितने हैं? एक लेयर और दूसरी लेयर। यही आगे जाके सीड के टेस्टा और टेग्यूमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। टफर आउटर टेस्टा और इनर रिलेटिवली थिनर टेग्यूमेन, यही जो इंटेग्यूमेंट थे दोनों। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास, फिर इसमें तो जाहिर सी बात है पोलर न्यूक्लियाई का हमें पता है कि वो एंडोस्पर्म बना लेगा, और ये जो भी आपके पास एक्सेल है ये आपका स्पर्म वो बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। तो ये बात याद रखनी जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें मैं अगले पेज पे एक डायग्राम बना देता हूं जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हमारे पास सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड का अगर मैं क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, तो अगर आप अपने बीन्स को देखो तो बीन्स के अंदर भी आपको चीज देखने को मिल जाती है। और वो चीज दरअसल क्या होती है कि हमारे पास, अब देखो ये आपके पास एक सीड है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। आमतौर पर इसकी दो फोल्ड होते हैं, एक फोल्ड से बात समझ में आ जाती है। ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, इसको हम आमतौर पे, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपके पास है सीड कोट वाला ब्लैक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? इस ब्लैक स्ट्रक्चर में जो ये बाहर वाला पोर्शन जो टेस्टा हो गया, अंदर वाला पोर्शन आपके पास टेग्यूमेन हो गया। यहां पर जो ग्रीन पोर्शन बना हुआ है इसमें जो नीचे वाला साइड है आपके पास वो रेडिकल कहलाता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लूम्यूल कहलाता है। रेडिकल लेटर ऑन गिव्स राइज टू द शूट्स एंड प्लूम्यूल गिव राइज टू द शूट्स एंड रेडिकल गिव राइज टू द रूट्स। ये जो बीच में रेड कलर से मैंने बाउंड्री बनाई हुई, ये आपके पास कॉटिलेडन है। ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। और इसके पीछे वाला पोर्शन जो है जिसके अंदर सब मौजूद है, ये एंडोस्पर्म है जो फूड सोर्स होता है फॉर द सीड। फूड सोर्स होता है फॉर द सीड। प्लूम्यूल बना रहा है शूट्स, रेडिकल बना रहा है रूट्स, कॉटिलेडन असल में सीड लीव्स होते हैं। जब प्लांट नया नया निकलता है बाहर तो उसके पास पत्ते नहीं होते, तो वो कॉटिलेडन को इस्तेमाल करता है आपके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए। 9th में पढ़ के आए हैं आप लोग। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स निकलते हैं उसके कुछ बड़े से, और वो लीव्स बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं जब बकायदा प्लांट के अपने लीव्स निकल आते हैं, ओरिजिनल लीव्स। तो ये जो कॉटिलेडन है इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सीड लीव्स। सीड के लीव्स होते हैं जो साथ में निकलते हैं। उसके बाद हमारे पास टेस्ट और टेग्यूमेंट है। ये दोनों चीजें हम लोग जानते हैं कि दोनों चीजें की क्या है। ये आपके पास सीड की कोट्स की लेयर्स हैं। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दरअसल है डाइकॉट सीड का। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है ये। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें कॉटिलेडन दो होते हैं बजाय एक होने के, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। अगर इसके बरक्स हम लोग डायग्राम देख लें एक सीड की जो कि मोनोकॉट है, तो वो हमें थोड़ा सा और डिफरेंट देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहां पर एंडोस्पर्म में सारी चीजें बैठी हुई हैं, मोनोकॉट के सीड के अंदर हमें थोड़ा सा वैरायटी देखने को मिलती है। और वो थोड़ी सी वैरायटी ये होती है कि इनमें बकायदा आपके पास एक पूरा अलग पोर्शन होता है एंडोस्पर्म का, और एक पूरा अलग पोर्शन होता है एम्ब्रियो का। यहां तो एम्ब्रियो ये पड़ा हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, और कॉटिलेडन ये सारी चीजें अलग अलग पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मामला कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास यहां पर मिसाल के तौर पे ये प्लूम्यूल है, लेट सपोज ये रेडिकल है, और यहां पर आपके पास कवरिंग होती है प्लूम्यूल की, कॉलियोप्टाइल कहलाती है, और ये कॉलियोराइजा कहलाता है। ठीक हो गया?
अब अगर मैं इसकी नंबरिंग, इसके नाम लिखना शुरू करूं तो इसके नाम के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म। ये आपके पास लेट सपोज प्लीम्यूल हो गया जो शूट्स बनाएगा, ये आपके पास रेडिकल हो गया जो रूट्स बनाएगा। ये जो प्लीम्यूल के ऊपर है इसको हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं, और इस वाले पोर्शन को कॉलियोराइजा कहते हैं जो रूट्स के कवरिंग बनाता है। ठीक हो गया। ये आपके पास सीड कोट आ गए, सीड कोट आ गए। अब देखो हमारे पास यहां पर अच्छा, ये हमारे पास आ गया मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट में हमारे पास ये जो पूरा पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ये इसको हम ये इसका कह लो कि एम्ब्रियोनिक पार्ट है, और इसको हम नाम देते हैं स्कूटिलम का। ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास इसके रेडिकल्स और प्लीम्यूल और सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है। और इसके जो कॉटिलेडन है वो पीछे लगा हुआ था, एक कॉटिलेडन निकलता है, कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा निकलते हैं, प्लीम्यूल रेडिकल्स निकलते हैं, और इस तरह से जर्मिनेट होता है। Now the thing is कि this is a very different structure जिसमें एंडोस्पर्म के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं, and this is a very different structure where endosperm is different from, yeah, it has a different compartment as compared to the embryonic part of the seed। अब एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलेडन है, उसके ऊपर प्लूम्यूल रेडिकल है, सारी चीजें आपके पास मौजूद होती है। तो ये नाम एटलीस्ट आपको याद होना जरूरी है कि कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा प्लूम्यूल रेडिकल, ये सारी चीजें कौन सी किससे। प्लूम्यूल रेडिकल का जो फंक्शन है वो तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, वो फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन है वो चेंज नहीं होने वाला, कॉटिलेडन का फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स हैं, यहाँ पर 1 कॉटिलेडन है। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूं बना के कि ये आपके पास ग्रोथ कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जमीन है, तो जमीन से सबसे पहले 2 कॉटिलेडन्स बरामद होंगे। ये आपके पास लेट सपोज ये सीड लगा हुआ है, ये आपके पास यहां से रूट्स अराइज हो रही हैं। ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है आपका प्लांट, ये 2 कॉटिलेडन्स हैं। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज कि ये कॉटिलेडन्स की जरूरत एज सच रहती नहीं है, क्योंकि आपके पास पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, ये भी खत्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जो सीड होता है आपके पास। तो ये जो कॉटिलेडन्स लगे हुए थे ये नीचे गिर के हमारे पास खत्म हो जाते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं, दे डाई ऑफ। तो ये 2 सीड्स को सपोर्ट करने के लिए कॉटिलेडनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के इनमें क्या होता है मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट में एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसमें आपके पास सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, और यहां से भी एक कॉलियोराइजा का स्ट्रक्चर होता है जिसमें से रूट्स निकलती हैं। ठीक हो गया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो इसके कॉटिलेडन्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये वाला पार्ट ड्राई ऑफ हो जाता है, और आपके पास बहुत सारे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं इसमें से। तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि पहले एक कॉटिलेडन निकलता है, फिर वो कॉटिलेडन शेड ऑफ हो जाता है, और फिर लीव्स आपके पास निकलना शुरू होते हैं, जैसे बाजरे वगैरह में होते हैं। तो एक कॉटिलेडन और 2 कॉटिलेडन, ये फर्क आपके पास रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, जितनी भी ग्रासेस हैं हमारे पास, बाजरा और गंदम और क्या होता है चावल, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। लेकिन आप कोई भी दूसरा उठाओ, आलू टमाटर प्याज लौकी टिंडे बैंगन, ये सारे गोभी, सब के सब डाइकॉट्स हैं, इनमें डबल 2 कॉटिलेडन सामने निकल के आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक और बात भी याद रखिएगा कि इसी डाइकॉट के अंदर समटाइम्स एक और फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, और वो फॉर्मेशन ये होती है कि जब सीड आपके पास ग्रो करता है तो सीड में से कॉटिलेडन तो निकलते हैं, लेकिन प्लांट की ग्रोथ इतनी जल्दी हो जाती है कि कॉटिलेडन नीचे ही रह जाते हैं और आपके पास प्लांट बड़ा हो जाता है। तो कॉटिलेडन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो वी हैव दीज 2 सिनेरियोस, ये तो डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, और ये डाइकॉट ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉटिलेडन के ऊपर के सेल्स, फॉर एग्जांपल कॉटिलेडन के ऊपर के सेल्स
तेजी से ग्रो कर जाते हैं और कॉटिलेडन के नीचे वाले सेल्स ग्रो नहीं कर पाते। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे हाथ में इस तरह से रखी हुई है, ये डिश रखी है, अगर मेरे, और ये एक हाथ ऊपर है, ठीक है, बीच में सैंडविच हुई है, अगर मेरा ऊपर का हाथ ऊपर की तरफ मूव कर जाता तो मुझे बताओ क्या ये मूव करेगा? नहीं, ये मूव नहीं करेगा, सिर्फ हाथ ऊपर मूव कर रहा है, ओके। लेकिन अगर मेरा इसके नीचे वाला हाथ ऊपर की तरफ मूव करता है तो साथ ही साथ ये स्टाइलस भी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो पता ये चला कि कॉटिलेडन मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है। अब कॉटिलेडन के नीचे वाले सेल्स अगर मूव करेंगे तो कॉटिलेडन भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर कॉटिलेडन के ऊपर वाले सेल्स मूव कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले सेल्स मूव नहीं कर रहे कॉटिलेडन के, तो कॉटिलेडन नीचे ही रह जाएगा और ऊपर के सेल्स ऊपर निकल जाएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहां पर हमारे पास जो कॉटिलेडन के नीचे के सेल्स हैं ये वाले, ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये कॉटिलेडन को ऊपर की तरफ मिट्टी से बाहर पुश कर देते हैं। लेकिन अगर कोई सेल ऐसा है कि जो कि कॉटिलेडन से ऊपर के सेल्स को तेजी से ऊपर की तरफ या रैपिडली मूव करवा रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपके पास यहां पर सेल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, कॉटिलेडन नीचे रह के ऊपर के सेल्स ऊपर निकल कर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये बातें थी हमारे पास, क्या कहते हैं, सीड के जर्मिनेशन से रिलेटेड, कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है, सीड कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीड को हमने चलो कॉटिलेडन निकाले, सब कुछ कर दिया, सीड को जर्मिनेट कैसे कराया जाएगा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड? अब देखो, सीड जर्मिनेशन की बात वहीं पर लिख देता हूं मैं कि फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहला फैक्टर जो सीड को जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है वाटर, जिसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं। वाटर और मॉइस्चर, पानी नहीं होगा सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है। बट पानी और पानी में फर्क है, मतलब पानी पानी दोनों की चीज है। बट व्हेन वी यूज द वर्ड मॉइस्चर विद वाटर फॉर जर्मिनेशन, ये एक अलग मायनों में इस्तेमाल होता है। और अगर हम सिंपल कहते हैं पानी तो नदी नाले बहा दो उसके ऊपर, तो तब भी अब ग्रोथ समटाइम्स नहीं होती। तो नदी नाले बहाने में और मॉइस्चर देने में क्या फर्क है कि मॉइस्चर वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है जो प्लांट को ग्रोथ जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और वो मॉइस्चर जो है वो मेक श्योर करता है कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहे। वरना क्या है कि अगर आपने नदी नाले बहा दिए, सीड लगाया, उसके ऊपर नाला खोल दिया पूरा, तो क्या नुकसान होगा? पानी सारा मिट्टी में जाएगा और मिट्टी में जो ऑक्सीजन जमा हुई है वो सारी ऑक्सीजन की जगह पे पानी भर जाएगा। तो सीड रेस्पायर नहीं कर पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा पानी होने के बावजूद। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर शुड बी इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट और देयर शुड बी मॉइस्चर, ताकि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है वो फेस ना करनी पड़े प्लांट को, क्योंकि अ सीड नीड्स ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन एज वेल, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो है, ये बात याद रखें, और एम्ब्रियो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। बात क्लियर हो रही है? तो ऑक्सीजन भी चाहिए उसको ब्रीथ करने के लिए, पहली बात। फिर तीसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास टेम्परेचर, नाउ टेम्परेचर का मामला ऐसा है कि वो वेरी करता है तमाम ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली प्लांट्स के अंदर। कुछ प्लांट जो आपके पास जाहिर सी बात है बर्फानी इलाकों में रहते हैं, तो दे रिक्वायर अ वेरी लो टेम्परेचर टू जर्मिनेट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि दुनिया के किस कोने पे आप मौजूद हैं। इक्वेटर जिसपे हम करीब में रहते हैं, इक्वेटर पे तो एग्जैक्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है, लेकिन इक्वेटर पे चूंकि गर्मी ज्यादा होती है तो द प्लांट एट दैट रीजन आर अडेप्टेड टू जर्मिनेट एट हायर टेम्परेचर्स। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड पे चले जाएं, आर्टिक सर्कल्स की तरफ चले जाएं, या इवन अलास्का या कनाडा की साइड पे चले जाएं, रशिया की साइड पे चले जाएं, तो वहां चूंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो प्लांट्स देयर आर अडेप्टेड टू अ वेरी लो टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, समझना जरूरी होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ रहे हो? तो ये बातें हमारे पास थी प्लांट से रिलेटेड, कि प्लांट्स आपके पास जो है वो किस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन होती है, और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का मामला किस तरह से चल रहा होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई?